देखिए, मैंने शुरू से ही ये बात कही थी कि हमारी दोनों वैक्सीन्स पूरी तरह से सेफ हैं, इफ़ेक्टिव भी हैं और इम्यूनोजेनिसिटी के दृष्टि से भी बिल्कुल एकदम परफेक्ट हैं। और इसी के रहते इतने सारे देश में हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को ये वैक्सीनेशन मिला। आज हम हृदय से आभारी हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के, जिन्होंने हमेशा हमें ये सिखाया है कि यू हैव टू लीड बाय एग्जाम्पल। और स्वयं सबसे पहले जब 60 साल से ऊपर के लोगों के लिए वैक्सीनेशन देश में खोला गया है, तो सबसे पहले भारत के प्रधानमंत्री ने वैक्सीन लिया, स्वदेशी वैक्सीन ली, कोवैक्सीन, जिसके खिलाफ इतना ज़्यादा दुष्प्रचार किया गया, जो कि साइंटिफिकली एकदम से परफेक्ट थी। तो मैं ये समझता हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने बड़ा स्पष्ट संदेश दे दिया है देश को। अब किसी भी किस्म की इससे संबंधित अफवाहों पर, मिस इन्फॉर्मेशन पर, दुष्प्रचार पर और जो इससे जुड़ी हुई जो वैक्सीन हेजिटेंसी का इशू था, ये हमेशा के लिए इट शुड बी बरीड वंस फॉर ऑल। लेकिन जो अपोजिशन ने सवाल उठाए थे कि साइंटिफिक नहीं है ये, आपको लगता है कि प्रधानमंत्री ने जब लगा के ये सब नहीं, देखिए, प्रधानमंत्री जी ने तो उसको जो बात को हमारे देश के इतने सारे हेल्थ वर्कर्स और इतने सारे फ्रंटलाइन वर्कर्स ने वैक्सीन को लगवाकर, और उससे भी ज़्यादा दुनिया के अंदर 28 देशों को हम वैक्सीन्स, आज करीब 2.90 करोड़ डोजेज हम भेज चुके हैं। और अभी शायद 3-4 दर्जन देश ऐसे हैं जो हमसे अभी भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो इससे ज़्यादा बड़ा प्रूफ क्या होगा? देश के बड़े बड़े डॉक्टर्स ने ले लिया। डाटा के बारे में कभी किसी को डाउट नहीं रहा, राजनीतिक दृष्टि से कोई कुछ भी बयान देता रहे, लेकिन कभी भी सरकार को, सरकार के एक्सपर्ट्स को, सरकार के वैज्ञानिकों को कोवैक्सीन की सेफ्टी के संदर्भ में, उसकी इम्यूनोजेनिसिटी के संदर्भ में कोई भी संदेह कभी नहीं था। और आज जब भारत के प्रधानमंत्री ने स्वयं कोवैक्सीन ली है, तो इसके बाद भी इस विषय के ऊपर लगातार चर्चा करते रहना, मैं समझता हूँ कि ये बेमायने है। तो सर, अब आप क्या नसीहत देते हैं कि अपोजिशन और आपकी पार्टी के बाकी कलीग्स और आप कब ले रहे हैं वैक्सीन? देखिए, मैं कल ही रात में नागालैंड और मणिपुर में बहुत सारी हेल्थ और साइंस से जुड़े हुई एक्टिविटीज़ को करके मैं वापस लौटा हूँ। और आज मैं अब अपनी बुकिंग करूँगा और मेरा प्लान है कि मैं कल वैक्सीन को लूँगा। तो बाकी आप अपोजिशन को भी ये नसीहत देते हैं कि ये सेफ है? अपोजिशन क्या, मैं देश के हर नागरिक को जो 60 वर्ष से ऊपर का है और देश के हर उस नागरिक को जो 45 वर्ष से और 60 वर्ष की आयु के बीच में है और उसको किसी भी प्रकार की कोई सिग्निफिकेंट बीमारियां हैं, उनको, सारे पार्लियामेंट मेंबर्स को, एमएलएज को, एंड ऑफ कोर्स इट इंक्लूड्स द ऑपोजिशन एमएलएज एंड द ऑपोजिशन लीडर्स ऑल्सो, उनको सबको मेरा ये अपील है कि जितना जल्दी हो सके आप, जो भी आपकी सुविधा के हिसाब से निकट में आपके वर्क प्लेस के, घर के, जो सरकारी अस्पताल हो, प्राइवेट अस्पताल हो, जो आपकी पसंद हो, उस पर आप अपना बुकिंग कराइए और अपना जाके वैक्सीनेशन लीजिए। और आपके लेने के बाद और ज़्यादा ये संदेश जो है हमारी जनता को मिलेगा कि उनको भी जल्दी से जल्दी वैक्सीन को लेना है। सर, अभी भी हमने देखा है कि कई बड़े बुजुर्ग हैं या कई ऐसे तबका है जो ज़्यादा, मतलब मैं कहूँगा गांव देहात में, जो सोचता है कि अभी भी वैक्सीनेशन लगाना खतरा नहीं है, खतरा है इसमें, और अभी भी हेजिटेशन फैक्टर है। तो इसको कैसे एड्रेस करेंगे आप लोग? देखिए, हमने शुरू से इस फैक्टर को बहुत गहराई से एड्रेस किया है। देश के बड़े बड़े डॉक्टर्स ने, बड़े बड़े एक्सपर्ट्स ने वैक्सीनेशन लिया, उन्होंने लोगों से अपील की और उसके परिणाम स्वरूप जो हेजिटेंसी थी काफ़ी मात्रा में समाप्त हुई है। और लगातार इस विषय के ऊपर जितने भी हमारे कम्युनिकेशन के साधन हैं, आज सोशल मीडिया से लेकर और टेलीविज़न तक और दूसरे जितने भी माध्यम हैं, सबके माध्यम से हम बार बार ये बात एम्फेसाइज कर रहे हैं।
और फिर मैं कहना चाहता हूँ लोगों से कि अब किसी भी प्रकार का मन में इसके बारे में संदेह ना रखें। आप चाहे गांव में रहते हैं, आप चाहे शहर में रहते हैं, आप चाहे झुग्गी झोपड़ी बस्ती में रहते हैं, आप चाहे आदिवासी क्षेत्र में रहते हैं, आपको अगर आप उस क्राइटेरिया में आते हैं जिसको वैक्सीन दी जा रही है, तो वैक्सीन लगाना आपके स्वास्थ्य के लिए और बीमारी से ओवरऑल एक प्रकार से जो हम युद्ध लड़ रहे हैं 1 साल से, उसमें सफलता प्राप्त करने में ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर होगा। डॉक्टर साहब, आप खुद डॉक्टर रहे हैं, आपने खुद चीज़ों को करीब से देखा अभी हाल में। अब ये वैक्सीन के कुछ साइड इफेक्ट्स नजर आए हैं सामने कुछ लोगों में, और कुछ डेथ्स भी रिपोर्ट हुई हैं। कुछ क्या मतलब कुछ नंबर ऑफ डेथ्स रिपोर्ट हुई हैं, तो कुछ अप्रीहेंशन तो लोगों के मन में आएगा जाहिर। पहली बात तो आपको मैं ये बता दूं कि जो साइड इफेक्ट्स जिनकी आप बात कर रहे हैं वो ना के बराबर हैं, बहुत मामूली साइड इफेक्ट्स हैं। कोई वैक्सीन साइट पर कोई स्वेलिंग हो गई, कोई मामूली सा हल्का फुल्का बुखार हो गया, जो कि साधारण वैक्सीनेशंस में भी कभी कभी होते हैं। और इन साइड इफेक्ट्स का भी अगर परसेंटेज देखें जिन इनके कारण जो हॉस्पिटलाइजेशन इत्यादि हुआ होगा, तो वो 0.00432 इस टाइप का नंबर है, जो कि नेग्लिजिबल है। दूसरी बात आपने जो डेथ के संदर्भ में कही, तो मैं रिकॉर्ड पे कहना चाहता हूं कि वैक्सीनेशन के कारण कोई डेथ, क्योंकि जो भी डेथ होती है, अब किसी को वैक्सीन मिला, साथ में उसकी 1 दिन बाद या 4 दिन बाद या 10 दिन बाद डेथ हुई है, तो उसको आप वैक्सीनेशन के साथ नहीं लिंकअप कर सकते हैं, क्योंकि हर एक डेथ को डिटेल में इन्वेस्टिगेट वैज्ञानिक दृष्टि से किया गया है, और उसके लिए नीचे से लेकर और ऊपर तक हाई पावर्ड एक्सपर्ट्स की कमेटीज़ हैं जो उसको इवैल्यूएट कर रही है। तो अभी तक कोई ऐसा मामला सामने नहीं आया है कि डेथ जो है वो वैक्सीन लगाने के कारण या वैक्सीन इंड्यूस्ड डेथ हो। तो हम मतलब कह सकते हैं कि बिल्कुल सेफेस्ट है ये वैक्सीन। नहीं, स्वाभाविक है। आप देखिए देश में कितने लोगों को अब तक 1 करोड़ और शायद 35 लाख के करीब जो है डोजेस जो है देश के अंदर लगाई जा चुके हैं, और ये हेल्थ वर्कर्स को लगी हैं, ये फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगी हैं, और इतनी बड़ी संख्या के बाद भी अगर कोई साइड इफेक्ट्स नहीं हमारे को प्राप्त हुए, तो अब इससे ज़्यादा सेफ्टी के लिए क्या आपको डाटा चाहिए? डॉक्टर साहब, वैक्सीनेशन का जो इम्पैक्ट होना चाहिए वो कब तक आपको लगता है सामने आएगा? जैसे अभी जब सेकंड लेंगे लोग, कब तक? और अभी एक सवाल ये भी है कि कितनी देर तक इम्यूनिटी रहेगी? देखिए, अभी ये आप जानते हैं कि ये वायरस अभी दुनिया में ही 1-1.25 साल पहले आया है। दिसंबर 2019 में अंत में ये रिपोर्ट हुआ था चाइना में, और उसके बाद दुनिया को जनवरी के पहले सप्ताह में पता लगा है। तो इस ओवरऑल वायरस के संदर्भ में इसका जो लॉन्ग टर्म बिहेवियर, एंटीबॉडीज़ की कितनी जिसे कहते हैं मियाद होगी, ड्यूरेशन होगी, ये सारी चीज़ों को अभी कह पाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन कम से कम समय में हमारे वैज्ञानिकों ने वैक्सीन को डेवलप करके दे दिया है। 2 तो बाज़ार में आ गई हैं जिनकी लाखों या करोड़ से ऊपर डोजेज लोगों को लग गई हैं। इसके अलावा 3 दर्जन से ज़्यादा वैक्सीन्स अलग अलग फेजेस में, प्री क्लिनिकल फेज और क्लिनिकल फेजेस के फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 ट्रायल्स के अंदर अलग अलग उनके ऊपर भारत में हमारे वैज्ञानिकों के माध्यम से रिसर्च ऑलरेडी चल रहा है। इसलिए ये इन वैक्सीन्स के संदर्भ में और इसके माध्यम से कितना एंटीबॉडीज़ कितने दिन तक रहेंगी, ये आज कहना मुश्किल है। लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से एक डोज लगभग 4 सप्ताह के बाद दूसरी डोज लेते हैं, और उसके 2 हफ्ते के बाद ऐसा माना जाता है कि हमारे शरीर में पर्याप्त एंटीबॉडीज़ डेवलप हो जाती हैं। तो डॉक्टर साहब, यहाँ और वैक्सीन की बात कर रहे हैं, कब उम्मीद है कि और ऑप्शंस आएंगी? और क्या प्राइवेट हैंड्स में, मैं बात इस पे आता हूँ कि क्या प्राइवेट और गवर्नमेंट अब पार्टनरशिप करके चलेंगे इसमें, इस पूरी वैक्सीनेशन ड्राइव में आगे? देखिए, जो हमने कोविड के खिलाफ जंग में पहले दिन से सरकार ने, चाहे रिसर्च का एंगल हो, चाहे लेबॉर्ट्रीज़ के क्रिएशन का एंगल हो, चाहे जनता के टेस्ट करने का एंगल हो, चाहे लोगों को ट्रीटमेंट देने का एंगल हो, चाहे वो बेड्स की कैपेसिटी के बारे में हो, सारे पक्षों में सरकार ने होल ऑफ गवर्नमेंट के साथ साथ होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच को अडॉप्ट किया।
और सरकारी के साथ साथ सारे प्राइवेट अस्पताल और प्राइवेट लेबॉर्ट्रीज़ को, प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ को बीच में इन्वॉल्व करके रखा। और उसी अप्रोच को अभी हम लोग आगे कंटिन्यू करते हुए आज अगर वैक्सीनेशन को भी बड़े पैमाने पर हमें सारे देश में लोगों को देना है, अभी जो नंबर्स हैं वो मान लीजिए 25-26 करोड़ के करीब ये नंबर्स हैं जो एस्टिमेटेड नंबर्स हैं। इन लोगों को अगर हमें वैक्सीन देना है तो हमें निश्चित रूप से प्राइवेट सिस्टम्स को भी इन्वॉल्व करना है। हमने हज़ारों प्राइवेट अस्पतालों को बीच में इन्वॉल्व किया है और जनता के लाभ के लिए ये भी सुनिश्चित किया है कि प्राइवेट अस्पताल में वैक्सीन लेने के लिए उनको एक मिनिमल जो है कॉस्ट जिसके ऊपर कैपिंग की है वो उनको देनी आवश्यक है। उससे ज़्यादा कोई भी प्राइवेट अस्पताल चार्ज नहीं कर सकता। वो आप जानते हैं कि वैक्सीन की कॉस्ट 150 रुपये रखी गई है और जो उसके ऊपर जो इंसिडेंटल एक्सपेंसेस हो सकते हैं वो मैक्सिमम 100 रुपये तक वो चार्ज कर सकता है। लेकिन ये बात मैं एम्फेसाइज करना चाहता हूँ कि आज सारे देश में जो भी देश की जनता को वैक्सीन दी जा रही है, ये सारी की सारी वैक्सीन को भारत सरकार ने अपने रिसोर्सेज से खरीदा है। अपने रिसोर्सेज से भारत सरकार ने इस वैक्सीन को स्टेट्स को दिया है और स्टेट्स के माध्यम से ही ये सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों को दी जा रही है। सरकारी अस्पताल में जो भी भारत का नागरिक जाएगा उससे किसी भी प्रकार का कोई शुल्क चार्ज नहीं किया जाएगा। प्राइवेट अस्पताल के अंदर जो भी जाएगा उससे अधिक 250 रुपया चार्ज कर सकते हैं और उसमें जो वैक्सीन की कॉस्ट है वो प्राइवेट अस्पताल को सरकार की सिस्टम के अंदर वापस उस पैसे को भेजना होगा। तो मतलब जो प्राइवेट अस्पतालों में भी वैक्सीन सारे हिंदुस्तान में वो भारत सरकार की मदद से दी जा रही है, चाहे वो सरकारी अस्पताल हो, चाहे वो प्राइवेट अस्पताल हो, चाहे वो अस्पताल केरल के अंदर हो, चाहे बंगाल के अंदर हो, चाहे वो नागालैंड के अंदर हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर में हो। तो सर आपने मेरा एक सवाल का जवाब नहीं दिया, वैक्सीन और कब तक आएंगी बाकी इन दो? हाँ, नहीं, देखिए जो मैंने बताया कि जो वैक्सीन जिन पे काम हो रहा है उसमें कुछ वैक्सीन्स हैं जो एडवांस्ड क्लिनिकल ट्रायल के फेज़ 3 में है। उसमें से भी एक आध वैक्सीन को आपने देखा कि उसने जैसे स्पुतनिक वाली वैक्सीन है जो रशिया की वैक्सीन है जिसके ऊपर हिंदुस्तान में भी ट्रायल्स हो रहे हैं, उन्होंने इमरजेंसी ऑथराइजेशन के लिए ऑलरेडी रिक्वेस्ट किया है। ऐसे ही जाइडस कैडिला की वैक्सीन है वो भी एडवांस स्टेजेस में है और भी वैक्सीन्स अलग अलग स्टेजेस में है। तो जैसे जैसे उनका वैक्सीन का डेवलपमेंट का फेज़ आगे विकसित होता जाएगा वैसे वैसे वो स्वाभाविक है कि जो साइंटिफिक प्रक्रियाएं हैं उनको पूरा करके वो सारी की सारी वैक्सीन्स भी जो है आने वाले समय में देश के लोगों के लिए भी उपलब्ध होंगी। और आज तो जैसे हम दुनिया की फार्मेसी माने जाते थे पहले, अब तो हम वैक्सीन्स की दृष्टि से भी दुनिया के अंदर जो है सबसे बड़े एक तरह से सप्लायर हो गए या मैन्युफैक्चरर हो गए। और ये एक प्रकार से हम ये कहते हैं कि वैक्सीन मैत्री का जो कंपोनेंट है इसको हमने सारे अपने बहुत सारे देशों को, पड़ोस के देश भी, अभी ब्राज़ील के मंत्री आए थे मेरे से मिलने, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर, वो रिक्वेस्ट कर रहे थे कि भाई आपने इतनी वैक्सीन दिया, इतनी और हमको दे दीजिए। अब आप सोच लीजिए कि ब्राज़ील, कनाडा जैसे बड़े बड़े विकसित देश भी भारत की वैक्सीन को पसंद कर रहे हैं और उसको डिमांड कर रहे हैं। तो ये भारत के वैज्ञानिकों के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप के लिए ये बहुत बड़े गर्व और गौरव की बात है। सर अभी हमने हाल में एक स्पाइक देख रहे हैं, नंबर्स बढ़ रहे हैं, क्या इनका म्यूटेशन से कुछ लेना देना है या आपको क्या लगता है? और इनको कंट्रोल करने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? क्योंकि नंबर दोबारा से लास्ट 6-7 दिन का अगर हम ग्राफ देखें तो कर्व दोबारा ऊपर की तरफ जा रही है। देखिए, देश में शुरुआत में 2-3 स्टेट्स में ज़्यादा ये था, लेकिन अभी 6-7 स्टेट्स में, महाराष्ट्र है, मान लीजिए केरल है या पंजाब इत्यादि में, कुछ जम्मू कश्मीर में, ऐसे 6-7 स्टेट्स में कुछ थोड़ा केसेस ज़्यादा पिछले समय में हुए हैं।
वैज्ञानिकों ने इस बात को कंफर्म किया है, हमारे आईसीएमआर ने भी कंफर्म किया है कि इसका किसी म्यूटेशन से कोई संबंध नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इसको समय रहते ठीक से कंट्रोल हम अच्छी तरह से करें, इसके लिए भारत सरकार ने अपनी विशेषज्ञों की टीम्स भी वहाँ पर भेजी हैं उसको गहराई से अध्ययन करने के लिए। हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी ने भी जो है सारे चीफ सेक्रेटरीज के साथ, हमारे हेल्थ सेक्रेटरी ने भी सभी अधिकारियों के साथ, हम लोग भारत सरकार में सभी स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ पूरी अच्छी तरीके से टच में हैं। और हमने उनको फिर से आग्रह पूर्वक कहा है कि दो ही बातों को विशेष रूप से ध्यान देना है जो हम शुरू से दे रहे हैं कि अधिक से अधिक टेस्ट जो है हमको जो है करने चाहिए, और वही जो टेस्ट ट्रैक और जो ट्रीट वाली जो हमारी स्ट्रैटेजी थी उसको स्ट्रेंथन करना है। और किसी भी कीमत पर ये जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है इसमें कोई भी लैक्सिटी समाज में नहीं होनी चाहिए, इस पे सरकारों को ध्यान देना है। और ये बात मैं सारे देश के लोगों को भी कहना चाहता हूँ कि वैक्सीन उपलब्ध हो गई है या हमारे देश में कोविड के केसेस में बहुत ज़बरदस्त कमी आई है, सफलता की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है इसके अंदर किसी भी प्रकार की अपनी तरफ से ढील प्रारंभ कर दें। आप जानते हैं कि 1.41% हमारा फर्टेलिटी रेट दुनिया में सबसे कम है और 97% से ज़्यादा रिकवरी रेट है। 1,11 लाख केसेस में से 1 करोड़ लगभग 8 लाख लोग ठीक होकर घर वापस लौट गए हैं। तो ये अपने आप में सफलता के पर्याप्त मात्रा में सूचक हैं। लेकिन इस सफलता को बनाए रखने के लिए एक तरफ वैक्सीन का जो कैंपेन है वैक्सीनेशन का, इसको सब लोग जो है पूरा इसमें भागीदारी करें और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, समाज के लोगों की मदद के लिए इसको भी मेंटेन करके रखें। आज मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा इसी की आवश्यकता है। सेकंड वेव आप दिख रही है क्या आती? अब इसको सेकंड वेव का नाम देना तो व्यक्तिगत तौर पर मैं इसको शायद ठीक नहीं समझता। ये कुछ जगह पे केसेस ज़रूर बढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ जगह पे जैसे थोड़ा सा बढ़े लेकिन अब कम हो गए, सेटल होने शुरू हो गए। जैसे छत्तीसगढ़ में पिछले दिनों थोड़े बढ़े थे, फिर अब सेटल होने शुरू हो गए। और हमें पूरा विश्वास है कि अगर जो हम कोविड के खिलाफ स्ट्रैटेजी सारे देश में पूरे साल भर हमने अपनाई है, उनको ये स्टेट्स भी अगर गहराई से अपनाएंगे तो निश्चित रूप से हमारे को इसको कंट्रोल करने में सफलता मिलेगी। नहीं, देखिए, हार्ड इम्यूनिटी का मतलब होता है कि जब देश में बड़ी संख्या में लोग या तो उनको इन्फेक्शन हुआ, उस इन्फेक्शन होने के कारण उनके शरीर में एंटीबॉडीज़ बन गए, या अब जब हम वैक्सीन देंगे तो उस वैक्सीन देने के कारण एक बड़ी संख्या में जिसको वैक्सीन मिलेगी उसके शरीर में एंटीबॉडीज़ बनेंगी। तो अब इसके बारे में अलग अलग एक प्रकार से अध्ययन है कि कितने प्रतिशत लोग अगर इन्फेक्ट हो जाते हैं, चाहे वो रेगुलर बीमारी होने से या वैक्सीन के माध्यम से, तो कितने प्रतिशत होने पर एक तरह से सोसाइटी के अंदर जो इम्यूनिटी डेवलप होती है वायरस को फाइट करने के लिए, ऐसे सोसाइटी, तो उसको हर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं। तो ग्रेजुअली हमारा प्रयास यही है कि वैक्सीनेशन से हम इस हर्ड इम्यूनिटी के प्रोसेस को सुदृढ़ करने का, उस दिशा में बढ़ने का लगातार प्रयास करें। मेरा आखिरी सवाल सर, मैं आपको ज़्यादा समय नहीं लूँगा। ये जो ऐप है जिसमें हमें रजिस्ट्रेशन करानी है, अभी मैं पढ़ रहा हूँ कि कई जगह से वहाँ शिकायत आ रही है और ये क्रैश हो गया है, कई जगह पे रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रही है, कई जगह पे कोई एरर्स आ रहे हैं, इसको कैसे आप फिक्स करेंगे? देखिए ऐसा है कि मैं आज भी कहता हूँ कि ये दुनिया का सबसे संगठित, साइंटिफिक, सुनियोजित और सबसे व्यापक ऐप है, जो कि शायद जिसके बारे में दुनिया के बहुत सारे देशों ने तारीफ भी की है। आज इस ऐप को देश में करोड़ों लोगों के लिए प्रारंभ किया गया था और 9 बजे बहुत सारे करोड़ों लोग जो है इसके ऊपर, ऐप के ऊपर, चूँकि उन्होंने अपनी बुकिंग करने के लिए प्रयास किया, तो शुरुआती कुछ जो मेरी जानकारी है उसमें शुरुआती कुछ 30-40 मिनट ऐप के अंदर कुछ एक प्रकार से रुकावटें आईं,
लेकिन उसके बाद उन सबको कंट्रोल कर लिया गया। और आज के लिए जितनी बुकिंग्स या संभावित जो इम्यूनाइजेशंस के लिए जो सेशंस, चाहे वो सरकारी अस्पताल थे या प्राइवेट अस्पतालों ने जो उसमें दिखाए थे, वो सारे के सारे बुक हो गए। अब फर्स्ट डे पर अभी हमने स्टेट गवर्नमेंट्स को कहा है कि आप अपनी जो आज की वैक्सीनेशंस की संख्या को और ज़्यादा बढ़ाइए, उसके ऊपर जो ऐप के ऊपर जो आपको सेशंस दिखाने हैं उनको भी आप साथ में दिखाइए और ज़्यादा। और आने वाले दिनों के लिए इवन प्राइवेट अस्पतालों ने भी कईयों ने अभी अपने सेशंस प्लान नहीं किए थे, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगले 2-3 दिन में आप देखेंगे सब कुछ और ज़्यादा स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। और देश में हम तो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बुकिंग के लिए डिमांड करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हो, और फिर धीरे धीरे हम ऐसी भी व्यवस्था उसमें सुदृढ़ करेंगे कि बुकिंग के अलावा भी जो है लोग उसमें सिस्टम में एक बुकिंग वाले लोगों के लिए अलग से स्लॉट हो, और जो लोग वॉक इन करके वहाँ जाएं सेंटर पर, अपने घर के आसपास के सेंटर पर, तो उनके लिए भी व्यवस्था हो। इसके लिए भी हमने इंतज़ाम रखा है। और ये बहुत सारी चीज़ों को हमने स्टेट गवर्नमेंट्स को अपनी सुविधा के हिसाब से, अपनी परिस्थितियों के हिसाब से और उनके द्वारा प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों के साथ कोऑर्डिनेशन के हिसाब से उनको रेगुलेट करने के लिए हमने उनको छूट और फ्रीडम दी है। बड़ी बात कह रहे हैं कि क्या वॉक इन भी लोग जा सकते हैं क्या? अभी जैसे जैसे हमने ये जो हमने स्टेट गवर्नमेंट्स को भी छूट दी है, और आप देखेंगे कि अगले कुछ दिनों में ये जो वॉक इन वाला जो है ये भी धीरे धीरे स्ट्रीमलाइन होता जाएगा। प्रोविजन आप रख रहे हैं? हाँ, बिल्कुल प्रोविजन है इसमें। जो एक मात्रा में जो वैक्सीनेशन के लिए लोग हैं वो बुकिंग करा के अपनी अपॉइंटमेंट लेकर जाएंगे, और एक मात्रा के अंदर लोग जो है वो अपनी, मान लीजिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं देश में वो एक्सेस नहीं कर सकते हैं, उनको बुकिंग करने में कठिनाई हो सकती है। हालांकि आज के युग में तो प्रधानमंत्री मोदी जी के समय में डिजिटल इंडिया इतना पॉपुलर हुआ है कि जो मोस्ट इलिटरेट पर्सन है वो भी अपना फ़ोन से पैसा ट्रांसफ़र करता है, डायरेक्ट उसके खाते में पैसा आता है, सब कुछ वो फ़ोन पे ही करता रहता है। इवन आप एक साधारण रिक्शा पुलर को भी देखें या एक गरीब मजदूर को भी देखें, वो भी अपनी कमाई का कुछ हिस्सा अपने पेरेंट्स को ट्रांसफ़र कर देता है गांव के अंदर जो है फ़ोन की मदद से। तो लेकिन फिर भी ये व्यवस्था भी साथ साथ इसके की गई है, और ये धीरे धीरे आप देखेंगे कि ये सारी व्यवस्थाएं अगले पूरे 1 हफ्ते में सब कुछ बहुत ज़्यादा स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। और आज इस समय जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ऐप के अंदर किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।